सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को जो लेक्चर है वो बहुत ही बढ़िया लगा। सो प्लीज अब जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों को, एक तो ट्रैकर में होगा ही सही, आप लोगों को पता ही है, जेई एडवांस, जेई एडीवी मैथ करके आप लोगों को ट्रैकर पे जाना है। उसके अलावा आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया ना, अकेडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। कोई भी एनटीएससी, एनएससीजेएस, प्री आरएमओ, किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट हो, जेई एडवांस की, जेई मेन की रिसेंट अपडेट हो, मेरी स्ट्रैटेजी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो सबकी सब चीजें आप लोगों को दोस्तों यहां पे मिलेंगी। सो ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ये मेरा अनअकैडमी पे यूजर नेम है, आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं @प्रशांत42 जैन। और जो एक टॉप रैंकर के लिए स्ट्रैटेजी होती है, टॉप रैंक के लिए प्रयास तो किया ही जा सकता है, वो अगर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आप लोग को उसके लिए इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट, सो कीप सब्सक्राइबिंग टू अनअकैडमी यूजिंग कोड पीजे लाइव, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट करना, ताकि आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी दोस्तों इसके बारे में सजेस्ट करो। थैंक यू। तो नीरज भाई, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, देखो मैं तो अब तो सारी चीजें जानता हूँ भाई तेरे बारे में, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यार बच्चों को कुछ मोटिवेशनल चीजें पता चले, ठीक है। तो यार थोड़ा सा अपनी 10th के बारे में बता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नीरज स्टार्ट करे उससे पहले, कि नीरज की 10th में जो परफॉर्मेंस थी उससे कोई भी ये नहीं बोल सकता कि वो आईआईटी में क्या करने वाला है। तो अब ये थ्रिल जो है वो नीरज आपको बताएगा। यार 10th क्लास में 10th क्लास में है ना, 10th क्लास मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थी। तो 10th क्लास में मैंने शुरू के 3 महीना 4 महीने ज्यादा पढ़ाई करी नहीं, क्योंकि खेलने कूदने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था यार, और मैं उस समय बहुत ज्यादा क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलता था। और बाइक चलाना सीखा था मैंने नया साल 2 साल पहले, ठीक है। तो मैं पूरे दिन बाइक पे घूमता रहता था। और तो मतलब फिर क्या हुआ कि एग्जाम्स क्लोज आए तो मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू किया। तो मेरे पेरेंट्स को तो लगा कि यार पता नहीं ये पास भी होगा या नहीं होगा, जो भी है देखते हैं, जैसा होगा भगवान के हाथ में है सब कुछ। 10th की एग्जाम बहुत बोर्ड एग्जाम्स थी, तो बहुत डर लगता था यार, बोर्ड एग्जाम के टाइम पे बहुत डर लगता था। बट एग्जाम हुई और मेरी परसेंटेज आई, और वो परसेंटेज आई 69। देखो दोस्तों 69 परसेंटेज, हाँ 69 परसेंटेज आई, और 69 परसेंटेज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है सीबीएसई बोर्ड में। बिल्कुल सही बात है भाई। somehow मेरे पेरेंट्स को लगा कि ये तो बहुत अच्छी है, ये तो अच्छी परसेंटेज है, मतलब इसकी तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी, हमने इसकी कुछ 40-50 के आसपास करी थी एक्सपेक्ट, इसकी 69 आ गई है, तो मतलब ये तो इंटेलिजेंट होगा। तो इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि इसको हम लोग आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करवाएंगे। और ये डिसीजन तेरा था या अंकल आंटी का था? डिसीजन तेरा था या अंकल आंटी का था? ये डिसीजन यार 10th क्लास में तो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, कोई भी इतना बड़ा लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए। हाँ। तो मैं वेरी वेरी फ्रैंकली, थोड़ा मम्मी पापा की बहुत इच्छा थी कि यार ये आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करे। और उसके बाद में उन्होंने मेरे को कहा कि ये ऐसे ऐसे है बेटा, जिसमें कोटा जाना पड़ता है, और कोटा में जाके आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और फिर प्रिपरेशन के बाद में अच्छी कॉलेज मिलती है। तो मेरे को भी बहुत इंटरेस्ट आया। फिर ये मेरे को मम्मी पापा ने मोटिवेट किया, और फिर मेरे को खुद को ही बहुत इंटरेस्ट आने लग गया उसके अंदर। फिर मैंने कुछ और लोगों को देखा, पूछा, तो मेरे को पता पड़ा कि मेरे आसपास के कई सारे लोग हैं जो कि ये चीज करते हैं, आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करते हैं अच्छी कॉलेज में जाने के लिए। तो मेरे को भी काफी मोटिवेशन आया, और फिर मैंने भी फिर देन आई अग्रीड, एंड देन फिर बस 10th क्लास खत्म हो गई। लेकिन ओवरऑल 10th क्लास का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। परसेंटेज जो कि बहुत कम थी, मेरे पापा मम्मी को लगा कि ये तो बहुत ज्यादा है, और इसलिए उन्होंने मेरे को प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, सो दोस्तों अगर केवल रिजल्ट का देखें 69%, अगर केवल मैं पेपर पे लिख दूं तो ये बहुत कम दिखेगी, बट इसके पीछे की जो स्टोरी है वो स्टोरी जानने के बाद, क्योंकि
नीरज के पेरेंट्स ने नीरज के साथ ये स्टोरी जी है, उनको पता था कि नीरज के जिस तरह की हरकतें हैं और जिस तरह का इसका करिकुलम है उसके हिसाब से 40 से 50% आनी चाहिए थी, बट क्योंकि 69% आई है, इसका मतलब बंदे में दिमाग है। और इसी चीज को उन्होंने एक्नॉलेज किया और नीरज को कोटा में भेजा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, नीरज एक फूडी भी है, नीरज को अच्छा अच्छा खाना बहुत पसंद है और कोटा फेमस है कचौरी के लिए। तो अभी उसकी स्टोरी भी हम लोग सुनेंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात कोई भी कमर्शियल ब्रेक नहीं, तो हम लोग अभी ही सुन लेंगे। सो 10th के अंदर एक पेरेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, 10th बोर्ड की परसेंटेज ये चीज डिटरमाइन नहीं कर सकती कि आपका भविष्य क्या होगा। ये इसकी नीरज इसकी एक मिसाल है और नीरज से हम लोग मोटिवेशन ले सकते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जनरेट कर सकते हैं। जिन भी बच्चों का 10th खराब हो गया है उन बच्चों के लिए मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो नीरज जब जेई पे आते हैं, है ना, तो दोस्तों मैं और नीरज सेम इंस्टीट्यूट में थे और 11th और 12th स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस जब मैं 10th क्लास छोड़ के गया तो मैं 14 ही साल का था और उसके बाद में कोटा जाके मैं कई सारे इंस्टीट्यूट, छोटा ही था और नई सिटी थी तो ऑब्वियसली मेरे लिए थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस था, बट डिफिकल्ट, शुरू में काफी डिफिकल्ट था। अगर कहानी बताऊं मैं हुआ क्या था एग्जैक्टली, तो एक्चुअली मैं जब गया था यहाँ से तो मैं और मेरा एक और फ्रेंड था, हम दोनों साथ गए थे यहाँ से, मेरे होम टाउन से, और दोनों साथ ही रहने गए थे वहां पे। और शुरू में कई सारे इंस्टीट्यूट्स ने हमने एंट्रेंस एग्जाम्स दी थी, लेकिन हुआ नहीं था क्योंकि 10th में बहुत अच्छी परसेंटेज नहीं थी। बट फिर एक अच्छे इंस्टीट्यूट ने हमारे को ले लिया था बैच के अंदर, राइट। और फिर वहीं से जर्नी चालू करी। ऑफ कोर्स हम जब एंट्री हमने करी इंस्टीट्यूट के अंदर तो लास्ट बैच में थे हम लोग, और मेरे ऊपर अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे बैचेस थे, मतलब 10-15 बैचेस मेरे 15 बैचेस थे, 15 शुरू में। हाँ 15 बैचेस थे और टोटल देखा जाए तो 3000 बच्चों के आसपास टोटल स्ट्रेंथ थी उसमें मेरे। तो लेकिन उसमें क्या हुआ कि 10th में मेरी अच्छी परसेंटेज नहीं थी तो मेरे को बहुत सारा कवर अप करना था। ये मेरे को डे 1 से बहुत क्लियर था कि मेरे को काफी सारा कवर अप करना है, जो पीछे का मुझे जो चीजें नहीं आती है। तो धीरे धीरे मैं कवर अप करते चला गया। फिर मेरे पास अगली बार मेरी 600 रैंक आई, उसके बाद में मेरी 90 रैंक आई, उसके बाद मेरी 15th रैंक आई, और उसके बाद में हमेशा 10-15 के आसपास हमेशा आती रही रैंक। तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया धीरे धीरे आगे चल के। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी कि जो मेरे साथ लड़का, जो एक और मेरा फ्रेंड है, वो गया था कोटा, वो 2 महीने में छोड़ के वापस आ गया था। तो कोटा छोड़ के वापस से घर आ गया था। तो उससे मेरे को काफी डिफिकल्टी हुई थी। मुझे एकदम से लगा यार काफी में डिमोटिवेशन होने के काफी चांसेस थे। तो वहां पे भी मेरे को मेरे पेरेंट्स ने काफी अच्छे से संभाला और गाइड किया कि उन्होंने मेरे को समझाया कि इससे अपन कोई बात नहीं है, अपन फिर भी ट्राई कर सकते हैं। और उस वजह से मेरे को काफी मोटिवेशन मिला और फिर मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया आगे थ्रू आउट द 2 years। तो यार वो वाला इंसिडेंट बता यार, कोटा कचौरी वाला, कि भाई पानी पचता नहीं था ना, क्या था वो तो बता यार मतलब कि जैसे जयपुर का पानी तो थोड़ा लाइट होता है और कोटा का पानी थोड़ा सा हैवी होता है। बिल्कुल तो इस वजह से क्या होता है कि सब बोलते हैं बहुत हैवी होता है, तो वहां पे खाना पचाना मुश्किल होता है। तो सब बोलते हैं कि यार कचौरी खाना बहुत जरूरी है वहां पे, क्योंकि उससे मिर्च मसाला मिलता है और उससे अच्छा खाना पचता है, थोड़ा अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छा रहता है। तो मैंने ये बात मान ली और ये बात मैंने 100% मान ली, और इस वजह से मैं डेली सुबह तलवंडी सर्किल पे जाता था और एटलीस्ट 2 कचौरी खा के आता था। और मतलब कि वही मेरा ब्रेकफास्ट था। और समोसे, कचौरी और मौसमी का जूस, मैं दिन में 2 गिलास मौसमी का जूस पीता था तलवंडी सर्किल पे जाके। साइकिल खरीदी थी मैंने एक वहां पे जाते ही। तो रोज सुबह 7, मैं सुबह जल्दी उठता था कोटा में, 6:30-7 बजे उठ जाता था। और तुरंत जैसे ही उठता था वैसे ही मतलब ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये चीज मैंने भी स्ट्रेस की, मैं भी जल्दी उठता था, मैं तो स्कूल जाता था क्योंकि, और नीरज भी मतलब जल्दी उठता था। और नीरज की सक्सेस के पीछे हजारों कचोरियों का भी हाथ है, ये भी नोट की जाए बात कि खैर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों। मैं बताता हूँ थोड़ा सा नीरज के बारे में। 12th क्लास के अंदर, तो हम लोग जब 12th क्लास के अंदर थे ना, ठीक है, तो हम लोग सेम ही बैच में थे। 11th में एक्चुअली क्या, मैंने अप्रैल में स्टार्ट कर दी थी, इसने मई में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो हमारा फेज अलग था। हम सेम ही इंस्टीट्यूट में थे।
फिर उसके बाद 12th में सब लोग मर्ज होके एक बैच में आ गए थे, तो मैं और नीरज दोनों एक बैच में थे। और हमारा क्या रैंकिंग के हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट लगता था, तो मैं जनरली 12th में अच्छा करता था, तो मेरी वो मतलब सेकंड या थर्ड रो आती थी। नीरज की राइट हैंड साइड में या फिर कभी लेफ्ट हैंड साइड में आती थी, बट इसकी भी सेकंड या थर्ड रो ही आती थी, क्योंकि नीरज 10 से 15 में रहता था, जैसा नीरज ने बताया। और मतलब काफी बार ये टॉप 10 में भी आया, ऐसी बात नहीं है। और फिर उसके बाद जब जेई हुआ, ठीक है, जेई हुआ और जब रैंक आई तो नीरज की 140, यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तुम तीनों में यार, 143, 145, 146, तीनों में से तेरी कौन सी थी? मेरी तो 143। 143। तो दोस्तों नीरज की जो रैंक थी वो 143 थी, जिसकी वजह से इसको आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल मिला। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल मिला। और मतलब मेरे 3 फ्रेंड्स हैं जिनकी 140s में रैंक है, 143, 145 और 146, इसलिए मैं क्या कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो 143 नीरज की रैंक थी। और नीरज यार थोड़ा सा जेई के पेपर के दिन बता, मतलब जैसे जेई का जो पेपर था उस दिन क्या माहौल था? तेरा जयपुर सेंटर था जितना मुझे याद है, और तेरा होम टाउन भी शायद जयपुर ही है, मतलब पास में है जयपुर के। So it was a favorable situation for you, relatively favorable. So how was the experience that day? यार एक्चुअली में मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए और 2-3 दिन रिवाइंड करता हूँ। जेई के पेपर के भी दिन के 2-3 दिन पहले, जेई के पेपर से 3 दिन पहले ही पढ़ना लिखना छोड़, से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि यार 2 साल अपन ने काफी पढ़ा है, तो अब 3 दिन में पढ़ने से क्या होगा? अगर 2 साल अच्छे से पढ़ाई करी है तो वो तो 3 दिन में उसमें तो कुछ फर्क पड़, तो उस वजह से मैंने छोड़ दिया था। और मेरे पेरेंट्स ने भी काफी साथ दिया इसमें। पेरेंट्स भी बोलते थे कि यार अपन को टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अपन तो बस अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, होना है ना होना है वो तो अपने हाथ में नहीं होता है। तो मैंने भी यही सोचा, और उस हिसाब से मेरे को मेरा एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट ये था कि मेरे को टेंशन होती नहीं थी। टेंशन इसलिए नहीं होती थी क्योंकि मेरे को पापा हमेशा से बोलते हुए आते थे कि यार अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और बहुत कुछ है करने का लाइफ में। ये तो बहुत कुछ है, ये तो एक ऑप्शन है, ये तो एक ऑप्शन है बस अपने पास। तो इसलिए मेरे को एग्जाम के दिन भी बिल्कुल टेंशन नहीं हुई, और मैं एकदम बेझिझक गया, एकदम नॉर्मल, जैसे तो कोई कोचिंग का टेस्ट दे के आ रहा हूँ, और उसी हिसाब से उसी स्पिरिट से जैसे कोचिंग का टेस्ट देता था वही सेम प्रिंसिपल्स फॉलो करके, और मैंने टेस्ट वहां पे जेई का दे दिया। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट हुआ, फिर उसी दिन सेम डे ही एग्जाम, जयपुर में मेरा एक स्कूल के अंदर एग्जाम था, और उसी के बाहर पेड़ की छांव के नीचे टिफिन खोल के मैंने पापा मम्मी साथ गए थे, तो वहीं पे हमने लंच किया। बाकी सब लोग डिस्कशन कर रहे थे कि इसका क्या राइट आंसर है, उसका क्या राइट आंसर है। मैंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसमें, क्योंकि मेरे को पता था कि जो भी राइट है रॉन्ग है वो तो हो गया है, अपन तो नेक्स्ट पेपर के लिए फोकस करते हैं। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पेपर के लिए अपन, हाँ, नेक्स्ट पेपर के लिए अपन तो काम रहते हैं, और फिर बस मैं काम था, और वैसे ही सेम ही स्पिरिट से मैं नेक्स्ट पेपर दे के आ गया। तो बहुत ही मैं बोलूंगा कि जेई पेपर को मैंने ऐसे लिया कि जैसे तो कोई जस्ट अनदर टेस्ट पेपर, जैसे तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर है, उस तरीके से उसी स्पिरिट में मैंने लिया जेई टेस्ट पेपर, और उससे मेरे को बहुत फायदा हुआ, उससे मैंने सिलेक्ट। So स्टूडेंट्स, मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि लाइक इट इज इजियर सेड देन डन। ठीक है, मतलब जो नीरज कर पाया, और इनफैक्ट मतलब मैंने भी यही चीज बोली है कि अगर हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है और बिलीव है कि भाई हमने 2 साल जो मेहनत की है वो सफिशिएंट है, ऑनेस्टली हमने मेहनत की है, और इतनी मेहनत की है कि हम डिजर्व करते हैं कि हम आईआईटी में जाएं, तो उस दिन रिलेटिवली प्रेशर कम होता है। और प्रेशर एक ऐसी चीज है जो इट इज अ गेम ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। नीरज की मेंटल स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, मैं जानता हूँ नीरज को, तो इसी वजह से जो टेम्परामेंट है उसका काफी अच्छा है, एंड दैट इज हाउ ही वाज एबल टू परफॉर्म रीजनेबली वेल। मेरे हिसाब से 143 रैंक काफी अच्छी होती है, और इससे वजह से आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल, जो कि काफी रेप्यूटेड ब्रांच मानी जाती है, कॉलेज और ब्रांच का एक काफी रेप्यूटेड कॉम्बिनेशन होता है, तो वो चीज नीरज ने फाइनली ली। राइट, तो नीरज अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना? तो आईआईटी लाइफ के बारे में बात करते हैं। सो आईआईटी में 4 साल, ठीक है, और मतलब देखो अब
स्टूडेंट के लिए है ये, अपनी तो बहुत हसीन यादें हैं वो तो ठीक है। तो पॉइंट ये है कि देखो मैं हमेशा बच्चों को बोलते रहता हूँ कि आईआईटी की जो लाइफ है ना वो काफी रिवॉर्डिंग होती है, ठीक है। जैसे मैं ये रीजनेबली बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं मतलब कोटा से हूँ और कोटा को कोचिंग का हब माना जाता है, बट मैं और नीरज हम दोनों में एक चीज कॉमन है कि हम दोनों ही रिलेटिवली अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़े, और हमारा जो मतलब जो बैकग्राउंड है वो हम लोग दोनों ही वहां से मतलब रिलेटिवली छोटे टाउन से थे, और आईआईटी में हम लोगों को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। और मैं ये चीज काफी अच्छे से मेंटेन करता हूँ कि जो आईआईटी की लाइफ थी, इट हैज एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड मी, एंड व्हाट आई बिलीव दैट इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड नीरज आल्सो, राइट नीरज? यस यार, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो यार नीरज, अब देखो नीरज दोस्तों मैं बताऊं, बहुत ही शानदार म्यूजिक करता है, ठीक है। कल हमारा पिछला सेशन जो था वो रजत के साथ था। रजत बहुत ज्यादा बुक रीडिंग करता था, तो मैंने आप लोगों को बोला था आईआईटीएंस की जनरली ये बहुत स्ट्रॉन्ग हॉबी होती है, ठीक है। तो नीरज की हॉबी है म्यूजिक, एंड बहुत शानदार गिटार बजाता है, ठीक है, और बहुत शानदार सीटी भी बजाता है। आप लोगों ने मुझे भी विस्लिंग करते हुए देखा है, बट नीरज मुझसे भी अच्छी विस्लिंग करता है, ठीक है, और गाना भी बहुत अच्छा गाता है, और एंड में ये हमारे लिए गाना भी गाएगा आप लोगों के लिए, एक मोटिवेशनल सॉन्ग। सो नीरज यार, लाइक हाउ इट ऑल वेंट अप, मतलब 4 साल जो आईआईटी के थे, किस तरह से तेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? हाँ यार, तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आईआईटी लाइफ आल्सो। तो आई जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट आ गया था और पता था कि आईआईटी जा रहे हैं, तो तब कुछ भी नहीं पता था कि यार आईआईटी में क्या होगा जाके। बस ये पता था कि चलो ठीक है, अपन जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे थे 2 साल से वो हो गई है। फिर जैसे ही आईआईटी में गए, तो शुरू में 1 महीना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बहुत ही नए नए लोगों से मिले, हर देश के, पूरे कंट्री के हर एक कॉर्नर से लोग आईआईटी के अंदर एंट्रेंस में आते हैं, और बहुत ही अलग अलग तरीके से के लोगों से मिले। जाते ही मेरा रूममेट से मिला मैं, जो उड़ीसा का था। मैं सोच नहीं सकता था कि मैं राजस्थान का हूँ, मैं 4 साल उड़ीसा का एक लड़का होगा जिसके साथ रहूंगा, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों नीरज को मैं रोकूंगा, इस वजह से दोस्तों ये इसका उस बंदे का इतना इम्पैक्ट था इसके ऊपर कि फाइनली नीरज ने डेस्टिनेशन वेडिंग जो की वो उड़ीसा में की, और शादी भी एक उड़ीसा की लड़की से की, है कि नहीं नीरज? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलो, 100%। कंटिन्यू। हाँ, तो काफी नया नया एक्सपीरियंस था जब जैसे आईआईटी में गए थे। लेकिन एक चीज जाते ही समझ में आ गई थी कि जो मेहनत का जो फेज है वो लाइफ लॉन्ग है। वो ऐसा नहीं है कि आईआईटी जेईई आपने पास कर ली और यू आर डन, मतलब कि हो गया। ऐसा 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 बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये तो एक ऐसी चीज है जो कि आईआईटी में जाने के बाद तो आपको और जोश आता है मेहनत करने का, कि यार अब तो बहुत कुछ है यहाँ पे, तो यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शंस है। आईआईटी में जाते ही आपको पता पड़ता है कि आप लाइफ में किसी भी चीज में आगे बढ़ सकते हो, बीट नॉट जस्ट स्टडी, लेकिन स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक, ड्रामा, कंप्यूटर गेमिंग, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, एनवायरमेंट साइंस, हर चीज आईआईटी के अंदर, हर चीज सीखने का और उसमें लाइफ में आगे बढ़ने का स्कोप होता है। और उसमें से बस आपको चूज करना होता है कि आप किस चीज पे फोकस करना चाहते हो। ऑफ कोर्स एकेडमिक्स को एक ध्यान देना होता है, एकेडमिक्स के साथ में चलना होता है, लेकिन साथ में आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं जहां पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। और ऑफ कोर्स मतलब वहां पे मैं बोलूंगा कि लाइफ के सारे दरवाजे खुल जाते हैं आपके पास, बिल्कुल, और आपको चूज करना होता है। और मतलब देखो दोस्तों, आईआईटी क्या होता है ना, आईआईटी में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जैसे आईआईटी बॉम्बे की अगर मैं बात करूं तो ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल था, ठीक है, मल्टीपल बैडमिंटन कोर्ट्स थे, इंडोर वुडन बास्केटबॉल कोर्ट था, वॉलीबॉल कोर्ट था। तो इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि मतलब हमारे सीनियर्स हम लोग को बोलते थे कि तुम जब कॉलेज से निकल जाओगे ना, तो उसके बाद आप पैसा देके भी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ नहीं देख सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऑल्दो नीरज तो अभी मुंबई में ही रहता है, और मतलब वैसे इसको अभी टाइम तो नहीं मिलता होगा कि आईआईटी जा सके, बट फिर भी
आईआईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है और काफी अच्छे से पर्सनालिटी डेवलप की जा सकती है, और वहां पे भी बट बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल कमरे में बंद रह के मतलब गेमिंग करते रहते हैं या फिर मूवीज वगैरह देखते रहते हैं, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग, क्योंकि वहां पे नेट बहुत फास्ट आता है और कर सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, अच्छा अच्छी बात है, माइंड रिफ्रेश करने के लिए अच्छी बात है, बट ओवर डू उसको अगर करेंगे तो जो आईआईटी के दूसरे एस्पेक्ट्स है उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो ये मैसेज बेसिकली उन लोगों के लिए जो अभी आईआईटीज में है, कॉलेजेस में है, तो उन लोगों के लिए ये एक मैसेज है कि हम लोगों ने देखो दोस्तों बहुत एंजॉय किया है। हम लोग पता है जैसे क्लास करके आते थे तो लंच के टाइम पे हम लोग साथ में पहुंचते थे, टीटी साथ में खेलते थे हम लोग, और नीरज बहुत भयंकर मतलब समझ लो मतलब बहुत भयंकर स्पिन करता था प्रशांत और हम फूसबॉल। सो मैं और नीरज दोस्तों, फूसबॉल एक गेम होता है टेबल सॉकर, टेबल सॉकर जिसको बोलते हैं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, तो उसके ये मान लो कि भयंकर चैंपियन थे, 2-on-2 खेलते थे उसको। तो नीरज डिफेंस करता था और ऐसा डिफेंस करता था कि अटैक भी मतलब सामने वाले का अटैक तो बिल्कुल धराशायी हो जाता था। तो हम लोग की टीम थी एंड वी एंजॉयड इट अ लॉट। सो आईआईटी की लाइफ के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जो एक कॉन्फिडेंस आता है टू स्टेप आउट इनटू द वर्ल्ड and basically represent an institute which is so very reputed and इस तरह से जो कॉन्फिडेंस इस वजह से आता है, उसी वजह से आईआईटीएंस बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें कर पाते हैं, राइट। सो नीरज अब अपन थोड़ा सा आईआईटी के आगे चलते हैं, राइट। सो अब क्या रहा फिर आईआईटी में 4th ईयर के बाद, मतलब कैसे क्या किया अपन ने, मतलब मुझे तो पता ही है। तो यार आईआईटी में मैंने बहुत कुछ ट्राई किया था, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह। स्पोर्ट्स में मैं काफी एक्टिव था, म्यूजिक में काफी एक्टिव था, एकेडमिक्स में काफी एक्टिव था, लेकिन हमेशा से मेरी एक इच्छा थी कि मैं सोशल बेसिकली आईएएस की प्रिपरेशन करूं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करूं, पब्लिक सर्विसेज की जो एग्जामिनेशन होती है उसको उसमें मैं अपीयर हूं और एक पब्लिक सर्वेंट की तरह गवर्नमेंट के साथ काम करूं। ये मेरी हमेशा से बहुत इच्छा थी, राइट। तो मैंने क्या किया था कि आईआईटी में ये सारी एक्स्ट्रा करिक्स तो मैं करता ही था, लेकिन वहीं पे मैंने 2 साल जैसे 3rd ईयर से ही मैंने आईएएस की प्रिपरेशन भी चालू कर दी थी। तो और नेचुरली उसी को कंटिन्यू करने के लिए आईआईटी जब खत्म हो गया तो तुरंत मैं दिल्ली चला गया था। तो आईआईटी में मैंने क्या किया कि आई टुक ए डिसीजन कि मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठता हूँ, मैं जॉब नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं सीधा चले जाता हूँ यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन करने। तो मैं दिल्ली एंड जयपुर मेरा होम टाउन है, तो मेरे फादर का बिजनेस है, तो थोड़ा सा मैं बिजनेस देखता था और साथ में मैं आईएएस की प्रिपरेशन करता था, विद द मेन ऑब्जेक्टिव कि मैं आईएएस में सिविल सर्विसेज के अंदर एंट्रेंस मेरे को मिल जाए। हाँ, तो वहां पे अपन तो साथ में ही थे। हाँ, वही बताने वाला था मैं। सो दोस्तों नीरज 6 महीने तक वहां पे था, और मतलब 6 महीने तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके बाद मैं भी था उसके साथ। तो 6 महीने तक नीरज एक पीजी में रहता था और मैं गया था नीरज के पास पूरा सब चीजें पता करने के लिए, क्योंकि मेरा भी देखो 4th ईयर तक डिसाइडेड था, बट मैं फिर भी कैंपस प्लेसमेंट में बैठ गया था। ठीक है, मैं बैठ गया था और फिर मेरी जॉब भी लग गई लकीली। फिर मैं वहां पे गया और मेरी जॉब क्योंकि बाहर थी ना, इस वजह से मैं जॉब लेने चला गया। अगर मैं इंडिया में जॉब होती मेरी, तो मोस्टली मैं भी आईएएस की तैयारी करने जाता। दोस्तों मेरा और नीरज का क्या बैकग्राउंड बहुत ज्यादा सिमिलर है, मतलब मेरे फादर का भी बिजनेस है, इसके फादर का भी बिजनेस है, इसके भी बड़ा भाई है, मेरे भी बड़ा भाई है, और दोनों ही बड़े भाई फैमिली बिजनेसेस में है। तो एज सच फैमिली बिजनेस को इन मतलब एक तरह से होता है ना कि भाई आगे कौन संभालेगा, तो ये टेंशन हम दोनों के ही दिमाग में नहीं थी। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या है थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले पाते थे। तो हम लोगों ने आईएएस की तैयारी की फिर, और आईएएस की तैयारी करते वक्त दिल्ली में हम लोग 1.5 साल साथ में रहे। ठीक है, 1.5 साल काफी बड़ा पीरियड होता है, जिसमें नीरज ने मुझे थोड़ी बहुत कुकिंग भी सिखाई, काफी कुछ बढ़िया नीरज कुक करता था, तो इसलिए नीरज ने मुझे भी सिखाई, और मतलब काफी बहुत अच्छी यादें हैं उस समय की भी। सो नीरज, लाइक व्हाट मेड यू ड्रॉप आईएएस, मतलब आईएएस अपन ने क्यों ड्रॉप किया, और फिर व्हाई व्हाट मेड यू थिंक कि यार अब कुछ नया करना है लाइफ में। हाँ यार, तो एक्चुअली जैसे आईआईटी में अपन ने प्रिपरेशन करी तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस आया, और कहीं ना कहीं मन में ये ऐसा आया कि यार अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सारी अपन आराम से पास कर सकते हैं, बस पढ़ना ही तो है। और पढ़ तो अपन सकते ही हैं,
वो तो अपन ने पहले भी पढ़ा है, राइट। तो ये सोच के बहुत मैं कॉन्फिडेंट था कि आईएएस की प्रिपरेशन मैं कर सकता हूँ और उसमें सिविल सर्विसेज में मेरा एडमिशन हो भी जाएगा। इस तरीके से मेरा थॉट प्रोसेस था। मैंने उसमें कुछ 2 2.5 साल कुछ जितना भी मैंने उसमें पढ़ाई करी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम, मैंने खूब मन लगा के पढ़ाई मैंने उसमें, लेकिन मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ। उसका रीजन अब मुझे पता है कि आईएएस या सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम है उसको वो सिर्फ पढ़ाई से क्रैक नहीं होती है, वो रियल एक्सपीरियंस, आपको अगर थोड़ा रियल लाइफ कैसे चलती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, दुनिया कॉर्पोरेट्स कैसे चलते हैं, बड़ी कंपनीज कैसे चलती है, गवर्नमेंट कैसे चलती है, उसका थोड़ा अगर आपको रियल एक्सपीरियंस होता है तो आपको वो बहुत जरूरी होता है। उस वजह से आप उसमें बहुत प्रैक्टिकल आंसर्स लिख सकते हैं, तो बुकिश नॉलेज ज्यादा काम नहीं आती है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में। बिल्कुल नॉलेज काम नहीं सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर होता है, बुकिश नॉलेज से आपको उतने ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये चीज मेरे को बाद में समझ में आई। तो लेकिन मैं तो सीधा आईआईटी से वहां चला गया था प्रिपरेशन करने, और मेरे पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं था, राइट। तो मुझे लगा कि यार अब मैं इसमें एक और साल अगर और दूंगा तो मैं सेम, तो इम्प्रूवमेंट क्या है, मैं तो अभी भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं चाहे 5 अटेम्प्ट दूं चाहे 6 अटेम्प्ट दूं, वहीं पे अगर मैं पढ़ के उसको एग्जाम को अगर हर बार दिए जा रहा हूँ बार बार, तो एडिशन क्या हो रहा है, कुछ एडिशन नहीं हो रहा है। एडिशन में मेरे को इम्प्रूवमेंट में क्या चाहिए, रियल एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, तभी मैं उसकी एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ। तो मैंने ये सोच के वो ड्रॉप कर दिया, इवन तो मैंने उस पर अपने 2-2.5 साल लगाए, लेकिन फिर भी मैंने उसको ड्रॉप कर दिया ये सोच के कि मैंने जितना भी टाइम लगाया है वो मैंने अच्छे से पढ़ा है, करा है, ऐसा नहीं कि मैंने टाइम बर्बाद किया है, मैंने उससे खूब सीखा है। लेकिन मैं जिस करंट पोजीशन पे हूँ, मेरे को लगता नहीं है कि मेरे को इसमें आगे जाना चाहिए, या तो मेरे को कहीं और जाके कुछ सीख के आना चाहिए और ज्यादा अच्छा, और दूसरी जगह पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहिए लाइफ के दूसरे एवेन्यूज को एक्सप्लोर करना चाहिए। लाइफ के दूसरे जो भी आप रास्ते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, उन सबको एक्सप्लोर करना चाहिए, और उसके बाद में वापस सोचना चाहिए अगर मेरे को वापस से सिविल सर्विसेज में आना है या नहीं आना है। तो ये सोच के मैंने वहां से ड्रॉप कर दिया। बिल्कुल। सो दोस्तों देखो, इसमें क्या है ना, मेरा और नीरज का सिमिलर एक्सपीरियंस था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगता है कि यार आईआईटीएंस तो बहुत ही डिटरमाइंड लोग होते हैं, उनको बिल्कुल रास्ता क्लियर दिख रहा होता है, सब चीजें उनकी लाइफ में सॉर्टेड होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ, नीरज के एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ कि इट्स नॉट दैट सिंपल। लाइफ की जो पजल्स होती है ना, लाइफ का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसका सिलेबस डिफाइंड नहीं है। जैसे जेई का तो सिलेबस डिफाइंड है, और इस सिलेबस को, जब ये सिलेबस डिफाइंड नहीं होता ना, तो प्रिपरेशन और इस एग्जाम को देना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। और हम लोग बस ये चीज कर पाते हैं कि क्या चीज नहीं करनी है वो समझ पाते हैं, क्या ये नहीं करना। जैसे नीरज ने बिल्कुल करेक्ट टाइम पे समझ लिया कि यार मैं 1 साल और दे दूंगा ना तो भी कोई सेंस नहीं, राइट। तो देन ही टुक अ डिसीजन कि यार नहीं करना है, अब लेट्स मूव ऑन। एंड देन नीरज ने मुंबई जाके एक स्टार्टअप ज्वाइन किया, राइट। तो अब बिल्कुल जो रियल ग्रोथ स्टोरी है वो स्टार्ट होती है, और किस तरह से नीरज ने वो टेक्नोलॉजिकल जो कैपेबिलिटीज है वो अक्वायर की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो नीरज यार उस बारे में बात करते हैं, ठीक है। और यार थोड़ा सा ये भी बताया, थोड़ा सा देख ये चीज भी है, क्योंकि मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों को कि जो ट्रांजिशन टाइम है, मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था। जब मैं दिल्ली से आया कोटा, ठीक है, और जब हम अनसक्सेसफुल रिटर्न करते हैं तो उसका एक बोझ होता है ना, ये तो मैं मानता हूं, तू भी मानेगा, राइट। सो वो ट्रांजिशन पीरियड कैसा था, क्योंकि मेरा ट्रांजिशन पीरियड बहुत खराब था। लाइक एवरीबॉडी यूज्ड टू क्वेश्चन कि यार अब क्या करोगे, हुआ ही नहीं, ठीक है, एवरीबॉडी, ठीक है। सो हाउ वाज दैट टाइम एंड हाउ डिड यू कोप अप? यार बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और एक्चुअली में जब मैं आईएएस की सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था तो सब लोग बातें करते थे कि अरे तू तो आईआईटी भी सेलेक्ट हो गया था तेरा, तो तू तो आईएएस भी बन जाएगा। तो वो लोग पहले से ही मेरे से बातें करके रखते थे कि ये तो बनेगा ही आईएएस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर मैं वहां से छोड़ के आ गया तो वही सब लोग ने बात करना छोड़ दिया मेरे से कि अरे ये नहीं, इसका हुआ नहीं तो अब क्या है, मतलब आईएएस तो हुआ नहीं है, तो ठीक है अब देखते हैं क्या करेगा। लेकिन इस तरीके का माहौल था मेरे आसपास।
तो लेकिन इसमें क्या होता है कि मेरी फैमिली ने काफी सपोर्ट किया, जैसे प्रशांत तेरे को भी काफी करा होगा फैमिली ने सपोर्ट। तो फैमिली ने बोला कि बेटा लाइफ लॉन्ग है, तो लाइफ लॉन्ग जर्नी है, से 2 साल से क्या फर्क पड़ता है, अपन कुछ और ट्राई कर सकते हैं। तो उससे मैं ऐसी बात, मेरे पापा मम्मी ऐसी बातों से मेरे को काफी बेनिफिट मिला, और वो फिर इस वजह से मेरी थोड़ी ट्रांजिशन जो थोड़ा था वो इजी हो गया। और फिर लेकिन एक क्वेश्चन आ गया कि अब क्या करूँ, मतलब कि मुझे पता नहीं है कि क्या करना है लाइफ में। एक ऐसे जंक्शन पे आ गया जहाँ पे मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। मेरे पास जॉब करूं, या मैं बिजनेस करूं, या मैं कुछ और पढ़ाई करूं, एमबीए भी कर सकते हैं, या फिर मैं कुछ कुछ मतलब बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो मैंने सोचा यार कि जॉब जॉब करके अपन को सीखना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहिए लाइफ में, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहिए। पढ़ाई, एमबीए की पढ़ाई मैंने सोचा कि नहीं करूंगा, क्योंकि एमबीए के लिए भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैं मुंबई चला गया, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं बेसिकली जयपुर में रह रहा था, तो मैं मुंबई चला गया, और मुंबई जाके मेरा एक फ्रेंड है, उसके घर पे जाके रुक गया, और जानने लग गया, देखने लग गया कि कौन क्या कर रहा है। तो उस समय मैं जब से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मीनवाइल मैं उसमें बाकी सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो जॉब करके, स्टार्टअप करके मेरे से काफी आगे बढ़ चुके थे। तो मैं उन्हीं के पास चला गया, सीन्स उनको जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको अच्छा नॉलेज है, 2 साल से वो लोग जॉब मार्केट में है, 2 साल से वो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उनको ऑब्वियसली ज्यादा पता है। तो इसलिए मैं उन्हीं के पास चला गया, और अपने ही फ्रेंड से गाइडेंस लेके मैंने मेरे एक फ्रेंड की कंपनी जो कि डोरमिंट है, जिसका नाम डोरमिंट था, वो मैंने ज्वाइन कर ली ऑपरेशंस मैनेजर की पोस्ट पे। ऑपरेशंस मैनेजर मतलब नॉन टेक्निकल रोल होता है, नॉन टेक्निकल। उसके अंदर आपको ऑपरेशंस देखने होते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस कंपनी के देखने होते हैं। तो वो मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन मेरे को हमेशा से बचपन से मेरे को एक चीज जरूर समझ में आती थी मेरे लिए, कि यार और कुछ ना हो, मेरे को टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था मेरे को, और खासकर टेक्नोलॉजी, और वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इवन तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हूँ, कंप्यूटर साइंस से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काफी इंटरेस्ट था शुरू से, राइट। तो मैंने क्या किया कि 4 महीने ऑपरेशंस पे नौकरी करने के बाद, वो 4 महीना मैं पढ़ता रहा साथ में, पैरेलली मैं साथ में पढ़ाई करता रहा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे करते हैं। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2015 ईयर था। तो तब मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखा, और फिर मैंने वो ऑपरेशंस की जॉब छोड़ दी, और वापस से उसी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चला गया। मैंने इंटरव्यू वापस दिया, और फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मेरे को एंट्री लेवल पोजीशन मिल गई। और मेरा बहुत बहुत इच्छा थी मन से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत एक्सीलेंस पाने की, और बस उसी की परसुएंस में मैंने बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखा। आगे नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी में ध्यान दिया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब के मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे। एडवांस लेवल पे भी मैंने इनको समझा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी किया, अच्छे 2 कंपनीज में काम किया जहाँ पे जिनके थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स को मैं संभालता था यूजिंग द सॉफ्टवेयर। डेली के 1000 कस्टमर्स आते थे, ऑर्डरिंग करते थे, और उनका मैं एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करूं। उससे मेरे को बहुत सीखने को मिला, टेक्नोलॉजी में भी और बिजनेस में भी, कि बिजनेस कैसे रन करते हैं। दोनों चीजों को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला। दोस्तों मैं आपको इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मतलब जब मैं और नीरज, हम दोनों का ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था बेसिकली, ठीक है। तो नीरज मुझसे मैं 1 साल तो नहीं बोलूंगा, तकरीबन हाँ पूरा मतलब 1 साल ही था। 2016 नहीं 2015 फरवरी में के करीब शायद नीरज मुंबई गया था, जितना मुझे याद है, ठीक है, या फिर नीरज करेक्ट कर सकता है। बट पॉइंट ये है कि जब नीरज ने जॉब ज्वाइन कर ली थी ना, तो हम लोग की तो बात होती रहती थी। तो नीरज मतलब मुझे पता नहीं कि नीरज को याद है या नहीं है हमारी ये कॉन्वर्सेशन। तो हमारी जो कॉन्वर्सेशन होती थी, तो नीरज ये बोलता था यार ये जो है ना, मतलब जिस कंपनी में ये था, तो वहां पे जो टेक्निकल लीड करते थे, तो उनसे काफी सीखने को मिलता था इसको। तो ये चीजें सीखता था ना, तो इसको बहुत मजा आ रहा होता था कि यार ये तो गजब ही चीज है यार, ये तो मतलब टेक्नोलॉजी तो बहुत ही गजब चीज है और बहुत अच्छी चीज है। सो एक होता है ना कि यार हम किसी चीज को अगर बहुत पसंद कर रहे होते हैं ना, तो हम उसके बारे में बहुत पैशनेटली बोल रहे होते हैं। तो वो जो पैशन है ना,
वो नीरज की बात में लगता था। तो और यहाँ पे एक और चीज जो मेरे हिसाब से बच्चों के लिए भी मैसेज है, वो ये है कि नीरज ने जेई क्लियर करने के बाद आईआईटी की लाइफ में एज सच सॉफ्टवेयर का एक्सपोजर नहीं लिया। इसका मतलब कुछ स्किल्स ऐसी होती है जो आप जेई आईआईटी के बाद भी अक्वायर कर सकते हो, जैसा कि नीरज ने किया। नीरज की जो अभी स्किल्स है वो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर जो कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट है आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मतलब मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ, मेरे से काफी ज्यादा अच्छी। और पॉइंट यही है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मेंटल स्ट्रेंथ, कि किस तरह से आप किसी भी चीज को अप्रोच करते हो और ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे नीरज ने बिल्कुल क्लियर बोला कि भाई मेरे को तो एक्सीलेंस पाना, ऑब्जेक्टिव इज एक्सीलेंस वट एवर यू डू, एंड व्हेन यू हैव सच विजन इन योर माइंड, देन मुझे ऐसा लगता है कि फिर देन देयर इज नो स्टॉपिंग यू, एंड दैट इज व्हाई नीरज एक्चुअली started his own venture। and अब नीरज, अब उस वेंचर के बारे में बात करते हैं यार, ठीक है। सो हाउ डिड यू स्टार्ट, इन विच ईयर, देन हाउ इट ऑल गॉट होल्ड अप, पूरा बताया थोड़ा सा। हाँ यार, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मैंने काफी अच्छा 2 साल में बहुत सीख लिया था। रात को 3-3, 4-4 बजे तक मैं पढ़ता रहता था, सीखता रहता था। मेरे को काफी नॉलेज हो गई थी, बिजनेस की भी काफी नॉलेज हो गई थी, कैसे बिजनेस रन होते हैं। फिर मैंने जॉब छोड़ दी और मैं घर पे कुछ भी नहीं करता था। मतलब मैं बस सोचता था कि यार अब नेक्स्ट क्या करना है। ईयर कौन सा था नीरज? ये 2017 था। मैंने 8 अक्टूबर 2017 को जॉब छोड़ी थी। ओके। तो उसके बाद में क्या हुआ कि यार 3-4 महीने मेरे को मैंने कुछ भी नहीं किया। 3-4 महीने में घर पे ही बैठा रहा अपने, और मैं बस थोड़ा सा लर्न करता रहा, पढ़ता रहा, दूसरी बिजनेसेस को देखता रहा कैसे चलते हैं दूसरे बिजनेसेस, क्या क्या टेक्नोलॉजी चल रही है मार्केट के अंदर इस समय। तो वो सब मैं एक्सप्लोर कर रहा था। और फिर एक टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो मेरे को क्लिक कर गई। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, जिसको मैं 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ। और सब लोगों ने सुना होगा क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बने हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ये सारी चीजें बनी है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो बहुत इससे भी बहुत एडवांस चीज है, ब्रॉड है। तो उससे क्या हुआ कि वो उसमें काफी इंटरेस्ट था। तो मुझे लगा यार इसमें अपन कुछ करते हैं, उसमें लेट अस इसके अंदर एक बिजनेस अपन कुछ एक्सप्लोर करते हैं, अपॉर्चुनिटी। और मेरा एक फ्रेंड था सुमित, जो कि कोटा में मैं और वो रूममेट हुआ करते थे कोटा में। और आईआईटी बॉम्बे में वो भी इलेक्ट्रिकल में ही था। तो काइंड ऑफ हम एक दूसरे को 10 साल से जानते थे। तो लकीली एट द सेम टाइम उसको भी इसी इंडस्ट्री में, इसी टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो हम दोनों एक दिन ऐसे ही फेसबुक पे मैसेंजर पे चैट कर रहे थे कि यार और भाई क्या कर रहा है, सब बढ़िया है। तो डिस्कशन चला कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ रही है, उसका तो बहुत अच्छा फ्यूचर स्कोप भी है, तो इसमें अपन को बिजनेस करना चाहिए। और बस अगले दिन हम लोगों ने चालू कर दिया काम। जोश था बहुत ज्यादा अंदर। और अगले ही दिन, उस समय हमने ये नहीं सोचा कि टेक्नोलॉजी कितनी डिफिकल्ट है, आती है नहीं आती, ये सोचा ही नहीं हमने। उस समय हमने सोचा कि बस इसमें करते हैं, अपन जी जान लगा देंगे और सीख जाएंगे, मतलब जो भी जैसा भी होगा। तो हमने स्टार्ट किया, हमने डेवलपमेंट स्टार्ट किया। हमने सोचा कि यार हम लोग एक एक्सचेंज बनाते हैं, क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो काफी ल्यूक्रेटिव बिजनेस था, एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस था वो। तो हमने सोचा यार एक्सचेंज बनाते हैं। तो बस हम लग गए। जो भी जितनी भी पुरानी कंपनीज में हमने काम किया था, जैसे मेरा फ्रेंड सुमित ने भी सोनी जापान में काम किया था, और एक स्टार्टअप कर रहा था उससे पहले। तो बेसिकली हम बहुत सारे लोगों को जानते थे टेक्नोलॉजी फील्ड में। तो हमने उनमें सबसे बातें करी और पूछा यार कि आओ हम ये करना चाहते हैं चालू, तो हमारे साथ तुम भी जुड़ो, साथ में करते हैं। तो ऐसे करके हमने 4-5 लोग इकट्ठे करे और मेरे फ्लैट से मुंबई कंपनी को चालू कर दिया। आज भी कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस वहीं का ही है। तो वहीं से हमने घर में सोफा पे बैठ के वो उसको बनाना चालू कर दिया। और बस फिर धीरे धीरे करते करते हम उसको बनाते गए।
हमने फंडिंग भी रेज करी, फंडिंग इन्वेस्टमेंट हमने रेज किया, इन्वेस्टमेंट लिया हमने कुछ इन्वेस्टर से, यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स, सिंगापुर बेस्ड इन्वेस्टर्स, और उसके बाद में हमने कंपनी को ग्रो करते करते आज कंपनी में कॉइन DCX हमने कंपनी का नाम रखा था, और आज अप्रोक्सीमेटली 60 से 65 के बीच में टोटल नंबर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ हो गई है, एंड वी आर आल्सो एक्सपांडिंग एवरी डे। हमने स्टार्ट किया था इंडियन मार्केट के लिए, लेकिन बीच में एक बहुत ट्विस्ट आ गया था कंपनी में। इंडियन मार्केट बहुत डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स निकाल दिए थे जिससे ये बिजनेस को ऑपरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। तो हमने तुरंत क्या किया कि हमने इंटरनेशनल मार्केट्स को देखना चालू कर दिया, और हमने काफी सारे इंटरनेशनल क्लाइंट बेस भी एक्वायर कर लिया। तो बेसिकली प्रॉब्लम्स आई, लेकिन अभी हम एक ग्लोबल कंपनी बनाना चाहते हैं फिनटेक सेक्टर के अंदर, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, और अब और भी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है हम लोग, टीम भी ग्रो कर रहे हैं साथ में, और अभी मुंबई बेस्ड कंपनी है, मुंबई में हमारा ऑफिस है। ओके, सो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, स्टार्टअप्स का जो होता है ना, स्टार्टअप्स बेसिकली मैं बच्चों के लिए बता दूं कि एक बहुत अच्छे आइडियाज और एग्जीक्यूशन के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है, जहां पे कुछ पैशनेट लोग जुड़ते हैं, एक चीज स्टार्ट करते हैं, एंड व्हाट दे हैव एनर्जी एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल टू गिव, राइट, एंड देन दे पार्टनर इन सम फॉर्म विद अ फाइनेंशियल पर्सन जिसके पास एक्चुअली उनके ड्रीम्स को, उनके इंटेलेक्चुअल कैपिटल को, उनकी एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड मनी चाहिए वो देने के लिए वो एक जो इन्वेस्टर होता है वो मिलते हैं, और फिर एक बहुत ही अच्छा स्टार्टअप बनता है। स्टार्टअप्स बेसिकली बिजनेसेस ही होते हैं, बट स्टार्टअप्स मतलब वो स्टार्ट हो रहे हैं एंड दे आर स्टार्टिंग विद अ वेरी गुड प्रॉमिस। लाइक नीरज का जो विजन है वर्ल्ड की एक बहुत ही अच्छी फिनटेक कंपनी बनाई जाए। हमारे पिछले इंटरेक्शन में हम लोगों ने फाइनेंस सेक्टर को भी समझा था, यहाँ पे फाइनेंशियल और टेक्निकल को का अमेलगमेशन हम लोग समझ रहे हैं। क्रिप्टो करेंसीज बहुत ही फेमस और बहुत ही सॉट आफ्टर चीज है आजकल तो, और एवरीबडी इज लुकिंग एट इट, और वहां पे नीरज का खुद का एक स्टॉक एक्सचेंज है, जस्ट इमेजिन हैविंग सच अ मैग्नीट्यूड। सो लाइक वुड यू माइंड नीरज की मतलब अभी तुम लोग अभी तक कितना फंडिंग रेज कर चुके हो? हम लोग यार अभी तक टोटल अप्रोक्सीमेटली हमने 35 CR के आसपास, 35 करोड़ के आसपास हमने फंडिंग रेज करी है। और देखिए दोस्तों 35, और मतलब मैं आपको जस्ट बता दूं कि इनका जो डेली टर्नओवर है वो भी बहुत ह्यूज है, राइट, और मतलब बहुत ही प्रॉमिसिंग ये एक सेक्टर है जो आने वाले टाइम में एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है, राइट नीरज? यस, हाँ, डेली टर्नओवर हमने ऑफ कोर्स जीरो से स्टार्ट किया था, 100 रुपीज, 1000 रुपीज, 1 करोड़, 10 करोड़, एंड आज 100 करोड़ डेली टर्नओवर हमारा अप्रोक्सीमेटली होता है। एंड इस वजह से कंपनी भी हमारी ऑलमोस्ट काफी अच्छे में प्रॉफिट्स भी हमारे को मिलते हैं, राइट। एंड तो बेसिकली ये है कि जब कंपनी चालू करी थी तो कभी ऐसा सोचा नहीं था, बस ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोग कुछ वैल्यूएबल चीज बनाए जिससे कि लोगों को बेनिफिट मिले। जैसे कि प्रशांत अभी अपन ने डिस्कस किया फिनटेक सेक्टर में, तो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर बहुत वैल्यूएबल चीज बनाते हैं। तो यार इसमें मेरा मानना ये है कि अगर इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, अगर आप सच में कुछ वैल्यूएबल काम करना चाहते हो, तो पैसा तो पीछे पीछे अपने आप आ जाता है। 35 CR का इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ का टर्नओवर, आई डोंट थिंक दैट मैटर्स। मतलब व्हाट मैटर्स इज कि आप कितना अच्छा वैल्यूएबल काम करते हो, आप जो काम कर रहे हो कितना ऑनेस्टली कर रहे हो, आप अपने आप से कितने ऑनेस्ट हो, आप कितना मेहनत करते हो, और पैसा तो अपने आप पीछे पीछे मुझे लगता है कि अपने आप आपको सक्सेस को फॉलो कर लेता है। सही बात है, बिल्कुल, मतलब ये चीज बहुत मोटिवेटिंग है और काफी करेक्ट है कि जब हम पैशन फॉलो करते हैं तो इवेंचुअली एवरीथिंग फॉल्स इनटू द प्लेस। अब यार तो किसी लाइफस्टाइल के बारे में बात करता है, ठीक है ना, क्योंकि देखो लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पिछले एपिसोड में हम रजत से बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने कंक्लूड किया कि यार कुछ 3-4 पैरामीटर्स होते हैं जो लाइफ में, जिसके बेसिस पे हम लाइफ डिसीजंस लेते हैं, जॉब रिलेटेड या सारी चीजें। तो एक होता है सेटिस्फेक्शन, एक होता है कि भाई फेम कितना मिल रहा है,
मतलब फेमस होने के लिए, एक होता है मनी, ठीक है। तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरी है कि भाई जहां पे हम लोग चीजें देखते हैं, ठीक है। सेटिस्फैक्शन इज रिलेटेड टू पैशन, कि अगर आप अपनी पैशन की चीज कर रहे हो तो यू विल ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, राइट। सो मतलब जो भी मतलब तेरा जो भी इसमें थॉट प्रोसेस है और क्या तेरी लाइफस्टाइल रहती है, सो व्हाट इज अ टिपिकल वीक फॉर यू, मतलब जो टिपिकल वीक होता है ना मंडे से लेकर संडे तक, हाउ इज इट। सो जैसे रजत की अगर मैं बात करूं तो 70 आवर्स पर वीक उसके वर्किंग आवर्स होते हैं, एंड दैट इज अ गुड वीक, दैट्स व्हाट ही टोल्ड। तो भाई फाइनेंस सेक्टर में अगर 70 घंटे काम कर रहे हैं एक हफ्ते में तो ये तो कम है। सो क्या आप तुम बताओ यार। यार लाइफ चेंज होते हुए आई है विद टाइम। जैसे ऐसा नहीं है कि सेम कंसिस्टेंट रही है वो। जैसे कोटा में क्या होता था, जब मैं कोटा में रहता था तो तब मैं सुबह 6:30 बजे उठता था, राइट। एंड 6:30 बजे उठ के मैं कंटिन्यू बीच में एक बार ब्रेकफास्ट करता था और 1 बजे तक पढ़ता था कंटिन्यू। 1 बजे मैं कोचिंग जाता था, राइट। एंड उसके बाद में रात में मैं पढ़ता नहीं था। फिर रात में 8 बजे मैं कोचिंग से आ जाता था, 2 से 8 कोचिंग होती थी, और फिर 8 बजे के बाद मैं पढ़ता नहीं था। कुछ और करता था, मतलब कि साइकिल पे घूमने निकल गया रोज रात को। कोटा में कभी मैंने रात में पढ़ाई नहीं करी, सुबह 6 घंटे कंटिन्यू पढ़ता था, राइट। तो वो एक लाइफ स्टाइल है। आईआईटी की भी आईआईटी की लाइफ स्टाइल में क्या होता है कि बहुत अलग हो जाती है, वो तो तेरे को पता ही है। मतलब आईआईटी में दिन और रात मैटर करता है, दिन और रात एक होता है। कोई 4 बजे, कोई रात को 4 बजे उठता है, कोई रात को 4 बजे सोता है, कोई रात सुबह 3, कोई दिन में 3 बजे उठता है, कोई दिन में 3 बजे सोता है। मतलब कि 24 घंटे एक होते हैं वहां पे। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो वो तो अपन हाँ अपन समझ सकते हैं। लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे एज अपन अपनी बढ़ती जाती है, तो मुझे लगता है फिटनेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। तो मैं अपनी लाइफ स्टाइल में काम तो मेरे को एक चीज लगती है कि काम अपन हमेशा करते रहेंगे, लेकिन एक जो बॉडी है अपनी वो हमेशा साथ में रहेगी। तो फिजिकल फिटनेस पे काफी बचपन में इतना कोटा में आईआईटी में इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आफ्टर आईआईटी मैंने बहुत ज्यादा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देने की कोशिश करी। प्रशांत अपन दोनों साथ में जिम जाते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। तो वैसा ही है कि अभी की लाइफ स्टाइल में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल फिटनेस। तो मैं रोज सुबह एक्सरसाइज करता हूँ 1 से 1.5 घंटे के आसपास। रोज सुबह बेसिकली 8 बजे उठता हूँ मैं, अभी 7:30 से 8 बजे उठता हूँ, राइट। एंड 9 बजे तक एक्सरसाइज करता हूँ, 9:30 तक। एंड देन उसके बाद में तुरंत आई गेट रेडी एंड देन गो टू ऑफिस। मेरा ऑफिस थोड़ा 10:30 बजे के आसपास चालू होता है, ठीक है। फिर 10:30 से मैं टिपिकली 10:30 से 10 बजे तक ऑफिस में रहता हूँ। 10:30 से 10:30 तक मान लीजिए 12 घंटे के आसपास ऑफिस में रहता हूँ, और फिर घर पे आता हूँ रात में। And like office runs from Monday to Saturday या Monday to Friday? Monday to Saturday. हाँ, तो so that's 72 hours and Sunday भी क्योंकि स्टार्टअप है तो हाँ संडे स्टार्टअप है तो संडे को भी काफी काम रहता है। मतलब कि जितना काम करो उतना कम है स्टार्टअप में। तो ऐसा है कि देयर इज नो लिमिट एज सच, और कोई काम देने वाला भी नहीं है तुम्हारे को कि कोई काम दे रहा है, तुम्हारे को खुद से ही पूरा करना है। Exactly. बट मैं मैरिड हूँ, और मैं अपनी वाइफ को भी संडे को मैं थोड़ा सोचता हूँ कि यार मैं वाइफ के साथ अपना टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि फिर मेरे को ज्यादा टाइम खुद का मौका नहीं मिलता ज्यादा वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने का। बिल्कुल सही है। तो हाँ, तो एक्सरसाइज मैं वाइफ के साथ करता हूँ सुबह, लेकिन फिर संडे को मैं पूरा टाइम अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करता हूँ। ओके, चलो सही है यार। तो अभी देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैं आईआईटी में था, सो लाइक व्हेन आई एंटर्ड मेरा वेट था 59 केजी, और जब मैं आईआईटी से निकला तो मेरा वेट था 59 केजी। फिर जब मैं एम्स्टर्डम गया और एम्स्टर्डम से आया तो भी मेरा 60 केजी था वेट, और नीरज के साथ मैंने जब जिमिंग की तब मेरा वेट 60 से 70 केजी हुआ। सो जो 10 किलो मैंने बढ़ाया था वो दिल्ली में बढ़ाया था एक्सरसाइज करके, और अभी मेरा वेट 73 केजी है। सो रिलेटिव जो मतलब जो मैं मानता हूँ कि मेरी जो एक पर्सनालिटी है जो डेवलप हुई, जो एक फिजिक से भी रिप्रेजेंट होती है, मतलब जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अलग बात है, बट जो फिजिक से भी रिप्रेजेंट होती है वो दिल्ली में हुई थी, और नीरज को उसका काफी श्रेय जाता है। नीरज बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव था इसके लिए, और जो मेरी डाइट का था, बहुत सारी डाइट की चीजें नीरज की वजह से मुझे सीखने को मिली। स्प्राउट्स खाना, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो नीरज के थ्रू ही मुझे पता चली, विच टिल डेट आई फॉलो, राइट।
तो मैं भी अभी भी मतलब काफी एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, बट लाइक आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। तो मैं तो टेनिस और क्रिकेट, ये 2 चीजें करता हूँ। सो दैट इज द थिंग। तो अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, चलिए अब लास्ट पड़ाव आ गया है। सो आई वुड रिक्वेस्ट नीरज कि यार एक गाना हो जाए यार बच्चों के लिए, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग या कोई सा भी सॉन्ग जो तेरी इच्छा हो। वो इस पे बेस्ड है कि दुनिया में बहुत लोग आते हैं जाते हैं, बहुत लोग कुछ कहते हैं, लेकिन अपन को जो जो हर तरीके के लोग होते हैं ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए कि वो अगर अपन को कुछ भी उल्टा सीधा बोले तो अपन को अपना माइंड को बहुत काम रखना चाहिए, अपने को खुद को बहुत मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए। तो उसी थीम पे बेस्ड सॉन्ग है, कुछ तो लोग कहेंगे। इट्स बाय किशोर कुमार, इट्स एन ओल्ड सॉन्ग। ये मैं गाता हूँ, ठीक है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बस ये तालियां 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 तालियां, बहुत ही शानदार गाना था यार दोस्तों। बच्चों में आप लोगों को बता दो दोस्तों कि वो होते हैं ना कि भाई 4 लोग क्या कहेंगे, आप लोगों को भी कहते होंगे, तो उस चीज के लिए गाना था। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने फोकस से अपने पैशन से जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। और नीरज यार बहुत मजा आया बात करके। ऑब्वियसली अपन लोग फोन पे तो बात करते रहते हैं, बट इस तरह से फेस टू फेस मेरे को बहुत मजा आया, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया प्रशांत। बहुत दिनों बाद मतलब ऐसे बैठ के 1 घंटा अपन ने बातें कर ली, राइट। अब मैं नेक्स्ट टाइम मेरे को बहुत ज्यादा इच्छा है कि मैं भी कभी कोटा आऊं, है ना। और जिस ऑडियंस के लिए वीडियो है, जो कि स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं बहुत मन से इच्छा है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ कि वो कैसा फील करते हैं, और उनसे कनेक्ट करना चाहता हूँ। बहुत इच्छा है, तो कभी मैं कोटा आऊंगा तो जरूर तू मेरे को मिलाना यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये जो वीडियो है ना, वैसे मेरे जितने भी पूरे इंडिया में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, और सभी स्टूडेंट्स के पास ये जाएगा, और ये बहुत ही जल्दी लाइव होगा। तो जैसे लाइव होता है मैं तेरे को बताता हूँ यार, है ना। हाँ जरूर जरूर जरूर। चल ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को जो लेक्चर है वो बहुत ही बढ़िया लगा। सो प्लीज अब जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों को, एक तो ट्रैकर में होगा ही सही, आप लोगों को पता ही है, जेई एडवांस, जेई एडीवी मैथ करके आप लोगों को ट्रैकर पे जाना है। उसके अलावा आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया ना, अकेडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। कोई भी एनटीएससी, एनएससीजेएस, प्री आरएमओ, किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट हो, जेई एडवांस की, जेई मेन की रिसेंट अपडेट हो, मेरी स्ट्रैटेजी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो सबकी सब चीजें आप लोगों को दोस्तों यहां पे मिलेंगी। सो ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ये मेरा अनअकैडमी पे यूजर नेम है, आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं @prashant42 जैन। और जो एक टॉप रैंकर के लिए स्ट्रैटेजी होती है, टॉप रैंक के लिए प्रयास तो किया ही जा सकता है, वो अगर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आप लोग को उसके लिए इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट, सो कीप
सब्सक्राइबिंग टू अनअकैडमी यूजिंग कोड PJ Live और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट करना ताकि आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे और अपने दोस्तों को भी दोस्तों इसके बारे में सजेस्ट करो। थैंक यू।